तो आज हम संसद की प्रक्रिया में देखेंगे संसद के सत्र। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि संसद क्या है, इसका कार्य क्या है और इसके कितने सदन हैं और संसद हमारे कितने अंगों से मिलकर के बनी हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संसद के सत्र। तो देखिए, जो हमारी संसद है, संसद के हमारे कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमने ये बताया था कि जो संसद है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 79 में है, जिसमें ये कहा गया था कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी। जो सदनों के नाम हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को हम विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका। और राष्ट्रपति को अगर देखें तो राष्ट्रपति जो होता है वो संघ का औपचारिक, इसके अंदर शक्तियां निहित होती हैं, यानी कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है या प्रमुख होता है। इसके साथ हमने बताया था कि आपको कि राष्ट्रपति का आर्टिकल किस में है, तो 52 में है। और राज्यसभा का आर्टिकल बताया था कि ये किस में है? 80 में है। और इसका आर्टिकल किस में है? 81 में। तो चलिए देखते हैं हम संसद के सत्र। संसद के सत्र का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो संसद के सत्रों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 85 में है, जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति समय 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 पर संसद के तो संसद के जो सत्रों का उल्लेख है वो हमारे अनुच्छेद 85 में है। और इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर सदनों के सत्रों को क्या करेगा? आहूत करेगा और सत्रावसान करेगा। यानी राष्ट्रपति संसद के सत्रों को समय समय पर क्या करेगा? आहूत करेगा। आहूत का मतलब होता है बुलाना, सत्रों को बुलाना। और सत्रावसान का मतलब होता है सत्रों को समाप्त करना। तो देखते हैं हमारे जो और ये कहा गया है इसमें कि जो सत्र हैं हमारे, इन 2 सत्रों के मध्य, यानी एक साल में संसद के सत्रों के मध्य कम से कम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारे संसद के जो सत्र हैं उन 2 सत्रों के मध्य का जो समय है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे संसद के सत्र है कितने? तो संसद के जो सत्र हैं वो 3 सत्र हैं। नंबर 1 बजट सत्र, 2 मानसून सत्र,
तीसरा है हमारा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र जो है हमारा, ये सबसे छोटा सत्र है। और इसके अगर समय की बात करें, ये कब आयोजित किया जाता है, तो ये तुम्हारा नवंबर से दिसंबर के मध्य शुरू होता है। और मानसून सत्र की अगर बात करें तो ये आपका जुलाई से लेकर के सितंबर माह तक। यदि इसकी बात करें हम बजट सत्र की, तो बजट जो सत्र है ये हमारा फरवरी से लेकर के और मई के मध्य आयोजित किया जाता है। अगर इस बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र जो है हमारा, ये सबसे बड़ा सत्र है। और इस सत्र को 2 चरणों में, बजट सत्र को 2 चरणों में पेश किया जाता है। यानी 2 चरणों में इसको क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। यानी जो हमारे बजट सत्र के जो मध्य में जो 15 से 20 दिन का जो अंतर होता है, अवकाश होता है, इस अवकाश में जो विभागीय जो समिति होती हैं, वो इस सत्र की क्या करती हैं, जांच करती हैं। यानी इस बजट सत्र की इस अवकाश के समय में विभागीय समितियां जांच करती हैं। बात करें विभागीय समिति कितनी है, यानी 24 समिति हैं। कितनी? 24 समिति। यही अगर बात करें इस बजट सत्र की बात करते हैं, तो जो बजट सत्र का जो प्रथम, इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम सत्र वर्ष का, इसे हम प्रथम सत्र कहते हैं, यानी प्रारंभिक सत्र से कहते हैं। और हमने ये कहा था कि इस सत्र के अंदर जो हमारा समय है 6 माह से अधिक का ना होना चाहिए, 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। 1 साल के अंदर कम से कम 2 सत्रों को बुलाना अनिवार्य है। 2 सत्रों को बुलाना अनिवार्य है। ये हमारा आर्टिकल 85 में वर्णित है। अगर आप बात करें कि जो हमारे संसद की जो लोकसभा है, उस लोकसभा को भंग या स्थगन कौन कर सकता है, विघटन कौन कर सकता है, तो विघटन की अगर बात करें, लोकसभा को जो विघटन करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा को विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर यही बात करें कि संसद की जो सत्रों का स्थगन करता है वो कौन करेगा, तो संसद की जो सत्रों का स्थगन करेगा, स्थगन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यानी सत्रों के अगर हम स्थगन की बात करें तो कौन करेगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संसद के सत्रों का स्थगन करता है। स्थगन का मतलब क्या होता है, तो स्थगन के अगर मतलब की बात करें कि यदि संसद के जो सत्र हैं वो नियमित रूप से नहीं चल रहे, अगर जो विपक्ष के लोग या सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अगर नहीं चलने दे रहे, अगर संसद में अशांति का माहौल बना हुआ है, तो उस समय जो संबंधित सदन का जो, चाहे तो वो राज्यसभा से सभापति हो या लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, वो क्या करेगा, कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए उस सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देगा। क्या कर देगा, स्थगित कर देगा, या अनिश्चित समय के लिए उसे रोक देगा। उसे हम क्या कहते हैं, स्थगन। क्या कहते हैं, स्थगन।
स्थगन कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष। कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए, या कुछ दिनों के लिए, या अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय क्या होता है? अगर अनिश्चित समय की बात करें कि अनिश्चित समय होता क्या है, कि अनिश्चित समय हम उस समय को कहते हैं कि राष्ट्रपति, वो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष अगले सत्र की कार्रवाई को बिना बताए हुए जिस सत्र को स्थगित कर देता है उसे हम अनिश्चित काल कहते हैं। तो ये है हमारा आर्टिकल 50। लोकसभा के विघटन के बाद हमारे जो विधेयक हैं उन विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे कौन से विधेयक हैं जो हमारे समाप्त हो जाते हैं और कौन से विधेयक समाप्त नहीं होते। तो लोकसभा के विघटन के बाद विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव, ऐसे कौन से विधेयक हैं जिन पर प्रभाव पड़ेगा, कौन से समाप्त होंगे, कौन से समाप्त नहीं होंगे। तो समाप्त ना होने वाले विधेयक, तो हम देखते हैं सबसे पहले समाप्त ना होने वाले विधेयक। हमारा पहला विधेयक वो है कि जो विधेयक राज्यसभा में पेंडिंग हो और लोकसभा में पहुंचा ना हो, यानी राज्यसभा में पेंडिंग हो और लोकसभा में पहुंचा ना हो, ऐसा विधेयक हमारा समाप्त नहीं होगा। पेंडिंग का मतलब होता है कि लंबित, यानी उस पर कार्रवाई चल रही हो। दूसरे की अगर बात करें, यदि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा विधेयक पास कर दिया हो और राष्ट्रपति के पास भेज दिया हो, तो ऐसा भी जो विधेयक है वो समाप्त नहीं होगा। अगर यही बात करें कि तीसरा ऐसा कौन सा विधेयक है जो समाप्त नहीं होगा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक के लिए भेजा गया हो, यानी राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक या अधिवेशन के लिए भेजा गया हो, ऐसा भी हमारा जो विधेयक है वो समाप्त नहीं होगा। यही यदि बात करें कि हमारा तीसरा ऐसा कौन सा विधेयक है जो हमारा समाप्त नहीं होगा, ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा गया हो, यानी ऐसा विधेयक कि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा हो, तो ये भी हमारा विधेयक है समाप्त नहीं होगा। यानी हमने पहला बताया कि राज्यसभा में यदि कोई विधेयक है पेंडिंग है यानी लंबित है और वो हमारे लोकसभा के पास पहुंचा ही नहीं है, यदि लोकसभा के पास पहुंचा नहीं है तो वो हमारा ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होगा। यदि दूसरे विधेयक की बात करें कि जो विधेयक है कि राज्यसभा और लोकसभा यानी दोनों सदनों के द्वारा पास कर दिया गया है और वह राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है, तो ऐसा भी विधेयक हमारा क्या नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। वहीं अगर हम तीसरे विधेयक की बात करें कि जो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति ने
ऐसे विधेयकों पर क्या बुलाई हो, संयुक्त अधिवेशन बुलाया हो या संयुक्त बैठक बुलाई हो, तो ऐसा भी अधिवेशन हमारा क्या होगा, हमारा ऐसा विधेयक है वो भी समाप्त नहीं होगा। चौथे विधेयक की अगर बात करें कि यदि राष्ट्रपति ने उसे किसके लिए भेज दिया हो, पुनर्विचार के लिए, तो ऐसा भी हमारा विधेयक समाप्त नहीं होगा। अब देखेंगे समाप्त होने वाले विधेयक कि पहला ऐसा कौन सा विधेयक है जो लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त हो सकता है। तो हमारा समाप्त होने वाले विधेयक, समाप्त होने वाले विधेयक, हमारा पहला ऐसा विधेयक है कि जो राज्यसभा में क्या हुआ हो कि राज्यसभा ने क्या कर दिया हो, पास कर दिया हो, राज्यसभा में पास कर दिया हो और लोकसभा में पेंडिंग हो, लोकसभा में पेंडिंग हो। तो ऐसा हमारा जो विधेयक है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अगर वही दूसरे विधेयक की अगर बात करें कि यदि लोकसभा ने पास कर दिया हो, लोकसभा ने पास कर दिया हो और राज्यसभा में पेंडिंग हो, क्या हो, पेंडिंग हो, तो ऐसा भी विधेयक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये है हमारे आर्टिकल 85 यानी अनुच्छेद 85 की। अभी तक जो हमने बताया था वो आर्टिकल 85 की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि संसद के कितने सत्र होंगे, 3 सत्र बताए थे, और उसमें हमने ये कहा था कि ये सत्रों कम से कम एक साल के अंदर कम से कम 2 सत्र होने चाहिए और 2 सत्रों के मध्य में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। और जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो ऐसे वो कौन से विधेयक हैं जो समाप्त हो जाते हैं और ऐसे कौन से वो विधेयक हैं जो हमारे समाप्त नहीं होते। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 में ये कहा गया है कि हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में, यानी संसद के किसी भी सदन में, यानी चाहे तो वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, किसी में भी या संयुक्त रूप से दोनों में क्या कर सकता है, अभिभाषण। क्या कर सकता है, अभिभाषण, अभिभाषण कर सकता है। या किसी भी सदन को, या किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, संदेश भेज सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल 86 में है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो संसद के किसी भी सदन को, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वो ऐसे। तो हमने बताया कि जो अनुच्छेद 86 में कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इसमें क्या कर सकता है, अभिभाषण कर सकता है। या वो किसी भी सदन को क्या कर सकता है, संदेश भेज सकता है। संदेश भेजने का मतलब है कि यदि किसी विधेयक पर विचार कोई सदन नहीं कर रहा है तो उस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति उसे क्या भेज सकता है, संदेश भेज सकता है कि आप उस पर जल्द से जल्द कोई प्रतिक्रिया दें। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि आर्टिकल 87, जिसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल अगर 87 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के जो विशेष अभिभाषण हैं उसका प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो हर लोकसभा चुनाव के बाद, हर लोकसभा
चुनाव के बाद। अनुच्छेद 87 में हमने बताया था कि क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। ये होता क्या है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण कहते किसे हैं, क्या होता है? तो जो राष्ट्रपति है वो हर लोकसभा चुनाव के बाद इस अभिभाषण का प्रायोजन करता है, यानी हर लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, यानी हर चुनाव के बाद राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। और जो संसद के दोनों सत्र हैं उनका भी शुभारंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही होता है, यानी सदन के दोनों सत्रों, लोकसभा राज्यसभा के जो सत्र हैं इनका जो प्रारंभ होता है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होता है। तो ये हमारे रहे संसद के सत्र। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संसद की कार्रवाई। धन्यवाद।